Always been getting regular updates from us for PMC FinCorp and many penny stocks. बिना टाइम वेस्ट किए मैं कहना चाहूँगा कि स्टॉक का PE 70 के आसपास चल रहा है. अकॉर्डिंग टू गूगल द PE ऑफ द स्टॉक इज 69 एंड अकॉर्डिंग टू स्क्रीनर द स्टॉक प्राइस PE इज 71. सो वील कंसिडर एन एवरेज वैल्यू ऑफ 70. सो 70 के अराउंड PE इज अ लिटिल हाई फॉर द स्टॉक. अब क्या करना चाहिए? बिकॉज हमें RSI है ना 47 पे देखने मिल रहा है. देखिए, इसमें गिरावट होती है कि बढ़ोतरी होती है, आई डोंट केयर. मुझे बिजनेस से रिलेटेड सारी चीज़ें पसंद आती है एंड द बिजनेस इज A1. ऑल्दो द प्रमोटर होल्डिंग इज वेरी लेस, बट स्टिल मैंने आपको हमेशा से कहा है कि स्टॉक में क्या होने वाला है. बट स्टिल कई सारे लोगों का कमेंट्स रहता है कि इसमें एंट्री कभी लेनी चाहिए. मैं आपको बताऊँ ना, तो एंट्री के मैं आपको टारगेट्स तो नहीं दे रहा हूँ, लेवल्स तो नहीं दे रहा हूँ, बट पहला पॉइंट हमारा ये है. बट पहला पॉइंट ये है कि 69 के लेवल का इसका PE है. तो मैं आपको इसका ऐसा टारगेट दूंगा कि अगली बार आप पूछोगे ही नहीं कि प्राइस किस प्राइस पे बाय करना है, किस प्राइस पे सेल करना है, ना कि इस स्टॉक में, ना कि किसी और स्टॉक में. और यही आपको फिनग्रो की ऑडियंस होने का फायदा पता चलेगा. सो मूविंग बैक टूवर्ड्स अ पॉइंट, पहली बात ये होगी कि PE रेशियो 69 है. शांति से खाली बहुत ही छोटा वीडियो है, सुन लेना. PE रेशियो 69 है और RSI 47 है. इफ यू मेजर द RSI ऑफ द पास्ट परफॉर्मेंस, आप अपने ब्रोकर के अकाउंट पर जाना, RSI का सेक्शन खोलना, इंडिकेटर्स में रहेगा रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स. ठीक है, तो देखना कि कोई भी स्टॉक हो, PMC FinCorp हो या कुछ भी हो, RSI को देखना कि वो किस लेवल पे ट्रेड कर रहा है. उसकी एक रेंज रहती है, 30 to 70 की रेंज रहती है. अभी मोस्ट ऑफ द केसेस 40 to 80 की रहती है, बट ऐसी एक रेंज रहती है, 40 पॉइंट्स की रेंज रहती है. अब मैंने आपको हमेशा से कहा है कि RSI 30 के नीचे जाता नहीं और 80 के ऊपर जाता है तो गिरावट आ जाती है. और गिरावट ऐसी वैसी गिरावट नहीं आती है. गिरावट आती है, स्टॉक को 30% काट देती है. मतलब आपके 1 लाख को 70 लाख बना देती है, 30 लाख को उड़ा देती है. ऐसी ऐसी गिरावट आती है. अब चलो ये बात तो हो गई, पर भाई फिनग्रो हमें ये क्या तो बता कि यहाँ पर बीच बीच में मूवमेंट आती है, वो क्या है? देखो, मैं ये बात हमेशा से कहता हूँ और मुझे लगता है कि ये डायलॉग मेरा फेवरेट हो गया. ऑपरेटर्स का खेल, ये एक ही डायलॉग मैं आपको हमेशा से कहता हूँ एंड हमेशा से कहता आ रहा हूँ और आगे भी कहता रहूँगा. ओनली बिकॉज इस टाइम पर है ना, आपको दिख रहा है कि 5% शेयर मूव हुआ है, बट जो असली खेल ऑपरेटर्स रच रहे हैं ना, वो आपको नहीं दिख रहा है. खैर, वो अलग वीडियो में बताऊंगा. मैं आपको टारगेट्स बताने वाला था किस लेवल पे एंट्री करनी है. तो मैं बता रहा हूँ कि एक हफ्ते पहले मैंने आपको एक वीडियो बना के एक चीज़ बताया था और बताया था कि किस तरह से 2 लोगों ने इधर का केस सेबी की तरफ से हुआ था एंड उन्हें ये सारी चीज़ें भरनी पड़ी थी. एंड मैंने पूरा केस आपको समझाया था और कहा था कि PMC FinCorp के शेयर में यूँ तो कोई PMC FinCorp से रिलेटेड न्यूज़ नहीं है. PMC FinCorp के शेयर में कुछ लोगों ने, कुछ दूसरे लोगों ने छेड़खानी की थी. ठीक है, वो बहुत पहले की, जब वो BSE पर लिस्टेड था तभी की थी. और मैंने आपको बताया था कि सेबी किधर से भी वो सारी चीज़ें ला देता है. तो आपको ये सारी चीज़ों का भी ध्यान रखना है फाइनेंस की दुनिया में. खैर, मूविंग बैक टुवर्ड्स आवर पॉइंट, हमारा पॉइंट ये है कि इससे स्टॉक को क्या फ़र्क पड़ेगा. हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था, फिर से कर देते हैं बहुत ही शॉर्ट वे में, कि स्टॉक को ये फ़र्क पड़ेगा कि उसका एज अ गुडविल कि स्टॉक में मैनिपुलेशन हुआ तो जो बड़े इन्वेस्टर्स रहते हैं ना, ओके स्टॉक में मैनिपुलेशन हुआ ना, तो उससे थोड़ा सा एक दूरी बना के रखते हैं. बिकॉज अगर सेबी ने अभी अभी मैनिपुलेशन पकड़ा है, मतलब ऑब्वियसली नज़र तो कब से थी, बट अभी अभी मैनिपुलेशन पकड़ा है, तो क्या वो PMC FinCorp पे ज़्यादा नज़र नहीं रखेगी? ऑब्वियसली रखेगी. एंड डैट इज़ वाई कोई बड़ा प्लेयर है ना, इसमें एंट्री लेने से डरता है. मैं ऐसा नहीं कह रहा कि कोई बड़ा प्लेयर डरता है, दे बेटर नो, क्योंकि बीइंग अ रिटेलर मैं नहीं कह रहा कि उन्हें क्या पता होगा, बट बीइंग अप्लाइड अ कॉमन सेंस, आप खुद ही सोचो कि अभी अभी सेबी ने किसी को पकड़वाया है और 2 लोगों को, और तो फिर कोई भी बंदा इसमें एंट्री लेना क्यों चाहेगा? जब सेबी ने अभी अभी पकड़ाया है, ऑब्वियसली सेबी की नज़र रहेगी इस पर. तो क्या होता है ना, स्टॉक को एक मोमेंटम चाहिए रहता है ऊपर जाने के लिए, और जैसे ही वो मोमेंटम मिल गया ना, तब तो हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स, बिगनर्स सब पूरा पैसा लगा देते हैं. एंड ऑब्वियसली लगाए भी क्यों ना, बिकॉज स्टॉक इतना अच्छा है.
पर्सनली मेरे पोर्टफोलियो में हज़ारों शेयर्स पड़े हैं। तो मैं इतना हज़ारों 80-90 हज़ार की इन्वेस्टमेंट करके नहीं बैठा हूँ। ऑब्वियसली आई कांट डिस्क्लोज इन योर, बट आप समझ लेना मेरे कैपिटल का 2% पड़ा है। अब वो कितना पड़ा है वो आप समझ लेना, ठीक है। तो मैंने आपको कहा ही है कि 2% से ज़्यादा मैं किसी भी पेनी शेयर में इन्वेस्ट नहीं करता, जितना भी मेरे पास कैपिटल है। तो वो रूल को मद्देनज़र रखते हुए मैं आपको कह रहा हूँ कि एक इनिशियल पुश चाहिए रहता है कि बस एक 4-5 दिन तक एक अपवर्ड मूवमेंट आ जाए ना, तो स्टॉक ऊपर चले जाता है। बट यार फिनग्रो, तुमने तो कहा था कि हमें टारगेट्स देगा। ऑब्वियसली दूंगा। मैं बता रहा हूँ कि स्टॉक का अगर आप RSI मेजर करोगे तो RSI में आपको दिखेगा कि स्टॉक 30 से नीचे कभी गया नहीं, 80 से ऊपर कभी गया नहीं, है ना। 30 के नीचे गया और एक बड़ी मूवमेंट आ गई, 80 के ऊपर गया और स्टॉक गिर गया अच्छी तरह से। तो अब हमें क्या देखना है, अभी स्टॉक चल रहा है 47 पे और वो आया था 40 पे, 40 के रेंज में आया था एंड देन बाउंस बैक दे दिया ऊपर, ठीक है। तो 30 के बाद मेन लेवल कौन सा आता है, 40 का। ओके, वैसे ही 70 के बाद मेन लेवल क्या आता है, 60 का, और 70 के बाद मेन लेवल आता है 80 का। तो यही होता है कि 40 के पीई पे जैसे पीई नहीं सॉरी RSI पे जैसे ही आया बाउंस बैक दे दिया एंड देन फिर से गिरावट। एंड आई ऑलवेज न्यू कि ऐसा होने वाला है। मैंने वन ऑफ द वीडियोस में आपको बयान भी किया था कि 40 नहीं, ये बस आपको ऊपर लेके जाने की चाल है, फिर से गिरेगा, और वो गिरा भी, है ना। 30 RSI तक अभी आया नहीं है, 47 पे चल रहा है। तो आप देख लो कि क्या करना है। मैंने तो आपको एक हिंट दे दिया हो और हिंट को मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूँ, ठीक है। तो 30 PE पे जब तक नहीं आ जाता है तब तक आपको एंट्री नहीं लेनी है। अब PE कहाँ से चेक होगा, वो आप अपने ब्रोकर पे चेक कर लेना, 30 PE तक ओनली, बिकॉज जब भी एक अपसाइड आई है, रेगुलर अपसाइड, तो वो अपसाइड है ना आपको 30 PE के आसपास ही देखने मिलेगी। 30 PE के आसपास भी आ गया ना, 31 32, तो आप बाय करना चालू कर देना, क्योंकि अगर वो 30 से 20 PE भी चले गया ना, तो जो अपवर्ड मूवमेंट देगा ना, मतलब अगर फॉर एग्जांपल 30 के नीचे आ गया, तब है ना हमें एक ऐसा खतरा रहेगा कि क्या कल अपर सर्किट खुल जाएगा, एंड हमें लगेगा कि यार आज नहीं खरीदे, फिर अगर कल अपर सर्किट लग गया तो क्या खरीद पाएंगे, नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ कि जैसे ही 30 से नीचे आए या फिर 30 के आसपास आए, यू स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग द स्टॉक, बिकॉज फिर बाद में ऐसा ना हो कि फिर बाद में कल हो के अपर सर्किट लग जाए एंड देन अपर सर्किट लगते जाए एंड देन वी रिग्रेट कि यार शेयर नहीं मूव हो रहा है। एंड फॉर दोज हु आर इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक फॉर लॉन्ग टर्म, मैं उससे ज़रूर कहना चाहूँगा, वी आर इन द सेम शूज़। मैंने भी इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया है। आई नो वॉट इज़ द पोटेंशियल ऑफ NBFC इन द कमिंग ईयर्स एंड डैट इज़ वाई मैंने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। अभी फिर से ये 50 डे मूविंग एवरेज को तोड़ देगा एंड देन नीचे जाएगा। जिस तरह से ये देखिए 50 डे मूविंग एवरेज को तोड़ के फिर कितनी अच्छी मूवमेंट आई थी, मतलब तोड़ के ऊपर गया एंड देन फिर नीचे गया, अभी इसने तोड़ा ऊपर गया, अब ये नीचे आ रहा है, ठीक है। तो आप समझ जाना कि 50 डे मूविंग एवरेज को अभी कुछ काम नहीं है, बिकॉज इतना टेक्निकल्स मायने नहीं रखते हैं इन केस ऑफ पेनी स्टॉक्स, और ये है ही एक स्मॉल कैप कंपनी के कौन में कुछ भी नहीं है। बस यही कहना चाहूँगा कि मुथूट फाइनेंस देख लो जिसके रिजल्ट्स आए, हमें बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस देख लो, सबके हाल हमें यही दिख रहे हैं। बजाज फिनसर्व 2% डाउन है उसके सेल्स में, और PMC फिनकॉर्प तो खैर ज़्यादा ही डाउन है, 14% सेल्स में डाउन है, बट क्वार्टरली सेल्स इनकी सब में करोड़ों में हो रही है। PMC फिनकॉर्प करोड़ों में भी नहीं जा रहा है, हज़ार करोड़ में हो रही है, 1000 करोड़ प्लस, बट PMC फिनकॉर्प 1 करोड़ भी पार नहीं कर रहा है। इसका सीधा सा मतलब बनता है कि हमें इसके अंदर पोटेंशियल बहुत बाकी है। बाकी सारी चीज़ें साइड में रखते हुए हमें एंट्री कभी लेनी है जब RSI 30 के आसपास आ जाए और PE आ जाए 40 के आसपास। बट खैर PE को इतना ध्यान में नहीं रखोगे तो भी चलेगा, RSI को पकड़ के चलना। RSI की बात हो गई, और दूसरी बात ये हो गई कि सेल्स ग्रोथ आप देख लो इतना कुछ खास नहीं है, बट स्टिल NBFC सेक्टर है तो वो एक पोर्टफोलियो को हेजिंग करने का काम करता है, जो मैंने आपको हमेशा से कहा है, तो उसके अंदर हम एंट्री ले सकते हैं। जो पब्लिक होल्डिंग के बारे में मैंने बात की ना, देखिए मैंने आज जो बात की वो मैंने पहले वीडियो में कभी डिस्कस नहीं की थी, और उसके पहले वीडियो में जो बात की वो उससे पहले वाली वीडियो में डिस्कस नहीं की थी। आई नीड टू टॉक टेक्निकल्स इन एवरी वीडियो, और सारी चीज़ें न्यू होनी चाहिए।
वो सारी चीज़ों को कीपिंग एवरीथिंग असाइड, पब्लिक की होल्डिंग देखें तो 79% है। तो इसके अंदर कोई भी एक ऑपरेटर आके इसमें बैठ जाएगा ना छोटी सी होल्डिंग में, किसी को पता नहीं चलेगा। तो यही होता है कि एक ऑपरेटर आके इसको पुश दे दे तो यहाँ पर हमें अच्छा खासा मूवमेंट देखने मिल सकता है। अब वो पुश से अकॉर्डिंग मेरा ये है कि 5 से 10% की होल्डिंग नहीं, हमें मिलना चाहिए कि ओके 1 हफ्ते तक ये अपर सर्किट में ही है। तो जब 1 हफ्ते तक अपर सर्किट में है तब ये न्यूज़ सर्कुलेट होगी एंड देन द स्टॉक विल मूव अप बूम। तो ये सारी चीज़ें हैं, या तो 1 हफ्ते तक ही ये अपवर्ड मूवमेंट में रहे, या तो इसका जो RSI है वो 30 पे आ जाए तो आप अक्यूमुलेट करना चालू कर सकते हो, या फिर PE जो है 20 के नीचे आ जाए। बट कई बार अक्सर ऐसा देखा गया है कि PE जो है ना 20 के नीचे भी था कई बार PMC फिनकॉर्प का, बट स्टिल हमें और भी गिरावट देखने मिली। आप स्टॉक को देख लो तो आपको सारी चीज़ें कवर हो जाएगी स्टॉक के अंदर एज पर एवरीथिंग। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि ये जो न्यूज़ आई थी ना उसके बाद है ना सेबी का ध्यान PMC फिनकॉर्प पे है। तो आप समझ सकते हो कि जब सेबी का ध्यान है तो सेबी ऐसा कुछ बुरा तो होने नहीं देगी PMC फिनकॉर्प के साथ, बिकॉज PMC फिनकॉर्प के अगेंस्ट कुछ चीज़ नहीं हुई है। PMC फिनकॉर्प में जो लोगों ने यहाँ पर ट्रेडिंग करी, मैनिपुलेट करा, उनके अगेंस्ट हुआ है एंड उन्हें 61 लाख का फाइन भी, जुर्माना भी भरना पड़ा है। तो सेबी इज लाइक अ माई बाप टू एवरीवन एंड इट विल नेवर लेट एनीथिंग हैपन टू आवर स्टॉक। तो आप यहाँ पर जो है डीलिस्ट होने का खतरा तो भूल ही जाओ, बिकॉज बीच में एक रूमर हुआ था 5-6 साल पहले दैट PMC फिनकॉर्प इज गोना डीलिस्ट फ्रॉम द मार्केट। सो मैं 5 साल से वेट कर रहा हूँ, ये सारी कोई चीज़ें हुई नहीं एंड आई डोंट थिंक कि आगे जाके भी ये सारी चीज़ें होगी। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, एनालिसिस पसंद आया होगा। इफ़ यू वांट एनीथिंग एल्स जस्ट कमेंट डाउन, ड्रॉप अ कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर कुछ वीडियो लंबा हो गया होगा तो सॉरी फॉर दिस, वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया एंड मैं तो हमेशा से वीडियो छोटा ही बनाने की कोशिश करता हूँ, बट स्टिल वीडियो बड़ा हो गया। आई एम रियली सॉरी फॉर डैट एंड इफ़ यू थॉट कि यहाँ पर थोड़ा मैंने ज़्यादा बात कर दिया, सो यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। जय हिंद, जय भारत।